बहुत अंतिम दौर में सब कुछ बातचीत गठबंधन के अंदर चल रही है। सीटों को लेकर क्या है, उपेंद्र कुशवाहा क्या बातचीत चल रही है गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों का गठबंधन हुआ वो उचित गठबंधन नहीं होगा। उस हिसाब से विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पर हमारी सीटें उस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि और इस बार भी लोकसभा में जो सीटों का जो परिणाम हुआ उसमें कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी के लोग उपेक्षित महसूस किए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि गठबंधन के लोग भी इस बात को समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें मिलती है, नहीं मिलती है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा कोई और फैसला लेंगे? 2020 में हम अकेले लड़े, उसका नुकसान एनडीए को हुआ। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि एनडीए के हर घटक दल के साथ एक सम्मानजनक समझौता होगा। सम्मानजनक क्या, 10, 15, 20? नहीं, अभी संख्या पे मैं कोई बात अभी करूं इसका कोई मतलब दावे तो होते हैं कि भाई इतने सीटों पे दावेदारी है हमारी। देखिए, हम लोग 2020 में भी चुनाव लड़े, हम लोग 2015 में भी एनडीए के साथ चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि सारे संदर्भों को देख करके, और लोकसभा में हम लोग को एक सीट मिला, हम लोगों ने वहाँ पे सैक्रिफाइस किया। तो मुझे लगता है कि जो भी सीटें होंगी वो बेहद सम्मानजनक हो। तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जिस लहजे में कर रहे थे वो लहजा सही नहीं था। लेकिन आरजेडी भी पूछ रही है कि भाई चिराग पासवान जो आपके सहयोगी दल है वो भी सुरक्षा कर्मियों के साथ नाच रहे हैं। तो दोनों वीडियो मैंने देखा है, दोनों वीडियो को बिहार भी देख रही है। और एक जगह जिस तरह से पुलिस के मनोबल को तोड़ करके उसको डराया जा रहा है कि तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम नाचो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि शायद तेज प्रताप को ये भ्रम बना हुआ है कि वो अभी भी बिहार की सरकार में है। कि जहाँ तक बात चिराग पासवान जी का है, तो चिराग पासवान जी जब उस वीडियो को आप देखेंगे उसमें कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, वो खुद भी रंग खेल रहे हैं और उन सुरक्षा कर्मियों के साथ वो रंग खेल रहा है। उनको कोई डरा नहीं रहा है, उनको कोई धमका नहीं रहा है कि कल तुमको बर्खास्त करवा देंगे। बिहार में वाकई में अपराध बढ़ गया है, हर रोज आपराधिक घटनाएं, बिहार पुलिस पर हमला हो जा रहा है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। बिहार के अंदर पहली बार 112 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्विक रिस्पांस की एक जो टीम बनी है बिहार के अंदर, उसको लेकर के बहुत तेजी से बिहार के अंदर काम हुआ है और बिहार की पुलिस वहाँ पहुँच रही है। कई बार तो ऐसी स्थिति हुई जैसे मुंगेर वाली घटना में कि पहले हल्ला शांत करा दिया गया और जिस पुलिसकर्मी की हत्या हुई, जो मेरी जानकारी है कि पहले उसी व्यक्ति ने जाकर के वहाँ पे शांत कराया, और जब दूसरी बार जब चीज़ें बिगड़ी तब फिर वही गए और उसके बाद उनकी हत्या की गई। लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग या एक खास समाज के लोग या एक खास प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल दिखाई पड़ते हैं। आप 10 घटना का जिक्र अगर आप करेंगे तो 10 में 8 घटनाओं में उनका नाम है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हर रोज सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सदन के अंदर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है, सरकार से जवाब मांग रही है कि अगर बिहार में सुशासन की सरकार है तो आए दिन पुलिस की टीम पर हमला, आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया सत्र के दौरान और सख्त निर्देश दिए कि चाहे कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। कल पुलिस की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस की टीम पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमला हो रहा है, अगर अपराधी कट्टा दिखाएंगे, हमला करेंगे तो फिर पुलिस भी जवाब देगी। कट्टा के बदले गोली जो है बिहार पुलिस भी चलाएगी, मतलब एक्शन मोड में। और ये कह सकते हैं कि भाई इनकाउंटर के मोड में बिहार पुलिस आ गई है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएन के प्रदेश प्रवक्ता हैं राहुल जी। अब इनकाउंटर के मोड में पुलिस आ गई है, आपको नहीं लगता कि बिहार में वाकई में अपराध बढ़ गया है, हर रोज आपराधिक घटनाएं, बिहार पुलिस पर हमला हो जा रहा है, पुलिस सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए, ये कहना कि बिहार में पुलिस असुरक्षित है और बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, इस तरह से इसको नहीं देखना चाहिए। बिहार के अंदर पहली बार 112 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्विक रिस्पांस की एक जो टीम बनी है बिहार के अंदर, उसको लेकर के बहुत तेज़ी से बिहार के अंदर काम हुआ है। और ये कोशिश होती है बिहार सरकार की कि भाई जितनी जल्दी हम मदद करने के लिए पहुंच जाएं। आपने देखा होगा, ये कल भी बात हुई है कि लगभग 66,000 कॉल्स होली के दिन या उसके अगले दिन इस 112 नंबर को मिला। अब इतनी बड़ी संख्या
में जब कॉल्स आ रहे थे तो कहने का मतलब ये है कि होली के अंदर अगर कुछ भी छोटी बड़ी घटनाएं घटी तो तुरंत 112 नंबर को रिस्पांस आ रहा है कि भाई आप पहुंचिए, और बिहार की पुलिस वहां पहुंच रही है। कई बार तो ऐसी स्थिति हुई जैसे मुंगेर वाली घटना में कि पहले हल्ला शांत करा दिया गया, और जिस पुलिसकर्मी की हत्या हुई, जो मेरी जानकारी है कि पहले उसी व्यक्ति ने जा करके वहाँ पे शांत कराया, और जब दूसरी बार जब चीज़ें बिगड़ी तब फिर वही गए और उसके बाद उनकी हत्या की गई। तो कहीं न कहीं इस तरह से कुछ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार सरकार, नीतीश कुमार, एनडीए और बिहार की पुलिस, सभी लोग बहुत समुचित तरीके से एक समझ के साथ हैं कि बिहार के अंदर जो चीज़ें एक बार ठीक हो गई है उसको किसी भी स्थिति में लगातार जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग या एक खास समाज के लोग या एक खास प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल दिखाई पड़ते हैं। आप 10 घटना का जिक्र अगर आप करेंगे तो 10 में 8 घटनाओं में उनका नाम है। तो यह भी समझना जरूरी है कि क्या वो चाहते हैं, क्या बिहार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अभी तक बिहार की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि ह्यूमन राइट्स के जो नॉर्म्स है उसको सख्ती से पालन किया जाए। भाई जब अपराधी उस तरह से हमला करे तो पैर पर गोली मारो, लेकिन अगर पुलिसकर्मी की जान आफत में होगी और जानबूझ करके पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश होगी तो बिहार पुलिस ने जो कदम उठाने का फैसला किया, बिहार सरकार उसके साथ है, एनडीए उसके साथ है। लेकिन एक सवाल, आपकी सरकार की पहचान भी यही है कि भाई कानून का राज हो, पुलिस का लोगों में डर हो, वो डर नहीं दिख रहा है सर, तभी तो हमला हो रहा है। पिछले 4 दिन में देख लिया जाए तो शायद कोई दिन ऐसा बचा होगा जिस दिन पुलिस टीम पर हमला नहीं हुई है। नहीं, ये कह देना कि डर नहीं है, मुझे लगता है कि आज जिस भरोसे के साथ बिहार के लोग जिन परिस्थितियों में पहले थे और आज की स्थिति में, आज आप रात में भी 12 बजे आप सफ़र कर सकते हैं आसानी से। आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर बहुत तरह की बहस कर सकते हैं। आप एक अकेले घटनाक्रम से आप पूरे बिहार को अपराध में संलिप्त बता देना, मुझे लगता है, या उससे भयाक्रांत बता देना कि भाई पुलिस भी अब डर गई, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ पुलिस के, बिहार पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अभी डीजीपी हैं, जो दूसरे पदाधिकारी हैं या जिलों में जो एसपी हैं, वो क्या कहते हैं ना कि घर ढुकवा एसपी है, तो वो घर में बैठे रहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। आज की जो बिहार पुलिस है क्विक रिस्पांस करने वाली टीम है, और मुझे लगता है कि जो 112 नंबर की जो पुलिस का जो सर्विस है उसको भी और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसको और मजबूत किया जा रहा है। अभी जो उसमें पुलिस की जो संख्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप ये जज नहीं कर पाते कि भाई जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पे क्या परिस्थिति है, तो आप 2 पुलिस के साथ आप चले गए, तो बाद में जब बैकअप टीम की ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता है कि बाकी लोग भी कहीं इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार पुलिस ने इस पर भी कल बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम 112 नंबर को भी और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बिरजू जी कहूँगा कि बिहार के लोग इस बात को समझते हैं, और आपको बिहार के अंदर हुए आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों को ठीक से समझना पड़ेगा कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, किनकी सह पर ये चीज़ें हो रही हैं। वो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि एक बहुत खास तरह के लोग अपराध में शामिल हैं और बिहार को लगातार बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर ये संदेश दूंगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये समझती है, बिहार सरकार समझती है कि अपराधियों के साथ बेहद सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है, ताकि बिहार की महिलाएं, बिहार के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग हर बात से निश्चिंत होकर के घर के अंदर सो सकें कि उनका बिहार बेहद सुरक्षित है, उनके परिवार के लोग बेहद सुरक्षित हैं, और किसी के साथ पुलिस अमानवीय व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन जो अपराधी बिहार पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर ही बिहार उसको कड़ा जवाब देगी। एक सवाल ले लेते हैं, होली के मौके पर राजनीति विश्व पर खूब हुई, तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जिस लहजे में कर रहे थे वो लहजा सही नहीं था। लेकिन आरजेडी भी पूछ रही है कि भाई चिराग पासवान जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी सुरक्षा कर्मियों के साथ नाच रहे हैं, तो क्या उन सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई होगी? सिर्फ कार्रवाई विपक्ष पे होगा या फिर सत्ता में बैठे लोगों पर भी होगा कार्रवाई? नहीं, मुझे लगता है कि बिरजू जी दोनों वीडियो मैंने देखा है, दोनों वीडियो को बिहार भी देख रही है, और एक जगह जिस तरह से पुलिस के मनोबल को तोड़ करके उसको डराया जा रहा है कि तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम नाचो, ठीक है,
तो ये मुझे लगता है कि शायद तेज प्रताप को ये भ्रम बना हुआ है कि वो अभी भी बिहार की सरकार में है। ठीक है। दूसरी बात कि जहाँ तक बात चिराग पासवान जी का है, तो चिराग पासवान जी जब उस वीडियो को आप देखेंगे उसमें कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, वो खुद भी रंग खेल रहे हैं और उन सुरक्षा कर्मियों के साथ वो रंग खेल रहा है। मतलब दोनों में जो दो तस्वीर है, एक जगह आदेशात्मक है, उसको अपमानित किया जा रहा है, और उसी जगह पे एक पत्रकार का जिस तरह से कपड़ा फाड़ा गया, उसका पैंट फाड़ा गया, उसको नंगा करने की कोशिश हुई और वो पत्रकार का गला रूंध गया। तो आप कहेंगे कि भाई कपड़ा फाड़ होली तो होता ही रहा है, तो इसका मतलब आप किसी को नंगा कर देंगे? हमारी मर्जी होगी तो आप हमारा शर्ट फाड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती फाड़ रहे हैं, और दूसरी जगह सीमा पर भी जो सिपाही रहते हैं, एनडीए के दौरान में आपने कई अवसरों पर आपने देखा होगा कि बिहार के लोग या देश के लोग अक्सर इस चीज़ से परिचित होते हैं कि सीमा पर जब सिपाही जब लड़ रहे हैं या सीमा पर हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री और दूसरे स्तर के नेता भी जाते हैं, फिल्म अभिनेता भी जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, उनके साथ उनकी खुशी में शरीक होते हैं। तो मैं कहूँगा कि माननीय चिराग पासवान जी की जो वीडियो आई है वो बेहद स्पष्ट है कि सिपाहियों के जो भी सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ वो होली खेल रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करके खेल रहे हैं, उनको कोई डरा नहीं रहा है, उनको कोई धमका नहीं रहा है कि कल तुमको बर्खास्त करवा देंगे, कोई तुमको ये जो हमारे जो माता पिताजी वाला जो राज है वो वाला राज समझ करके जो तेज प्रताप कर रहे हैं। कम से कम मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान जी की जो सुरक्षा में जो ड्यूटी में जो होली पे नहीं जा सके, कम से कम उनको भी ये एहसास हुआ कि ये हमारा घर है, हम इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन इनको अपने घर का सदस्य समझ करके चिराग पासवान जी उनके साथ होली खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन तस्वीर तो हो ही नहीं सकती है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि अब बहुत अंतिम दौर में सब कुछ बातचीत गठबंधन के अंदर चल रही है। सीटों को लेकर क्या है, उपेंद्र कुशवाहा क्या बातचीत चल रही है गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी 6-8 महीने का चुनाव बिरजू जी बाकी है। लेकिन मैं इतना बात आपको जरूर मैं कह सकता हूं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर सीटों का गठबंधन हुआ वो उचित गठबंधन नहीं होगा। उस हिसाब से विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पर हमारी सीटें उस तरह से नहीं होनी चाहिए, और शाहाबाद के इलाके में, मगध के इलाके में, या कहें कि मोतिहारी बेतिया का जो पूरा इलाका है, और भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में मैं कहूँ कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे 15 में भी और 20 में भी, 20 में तो हम अकेले लड़े, जहाँ पे हम लोगों ने कई जगह पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जब हम अकेले थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि और इस बार भी लोकसभा में जो सीटों का जो परिणाम हुआ उसमें कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी के लोग उपेक्षित महसूस किए, और उन सब चीज़ों का जो असर हुआ, जो साजिश हुई, जो सारी चीज़ें हुई, मैं अब अलग से कोई बात कहूँ उसका कोई मतलब अब नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि गठबंधन के लोग भी इस बात को समझते हैं और एनडीए के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। शायद यही कारण है कि जिस तरह से जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है तो उसमें हर पार्टी का जो एक योगदान होना चाहिए सांगठनिक तौर पर, उसको एनडीए समझती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी होगा एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मान को पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि जो हम लोगों ने 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा है, तो समाज का हर वर्ग ये समझे कि हम लोग सम्मानित हैं इस गठबंधन में, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। और हम कहीं से भी ये आशंकित नहीं है कि हमारे साथ कुछ खेल हो जाएगा या ऐसा कुछ। कई तरह की खबरें चलती हैं कि ये नंबर ऑफ़ सीटें घोषित होने वाली है, ये सीटों पर बात हो रही है। मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब होगी तब एनडीए के अंदर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक प्रमुख घटक दल के तौर पर होगा, ये मैं आपको आश्वस्त। महत्वपूर्ण तो है ना, कुशवाहा वोट बैंक, उपेंद्र कुशवाहा नेता है, और विगत चुनाव में जो झटका एनडीए गठबंधन को लगा, इस बार उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुशवाहा पक्ष में रहे, वोट बैंक अपने पक्ष में रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। इसलिए सबकी नज़र है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें मिलती है, नहीं मिलती है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा कोई और फैसला लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है, उस परिणाम ने ये बता दिया कि आप अगर कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो उसका नुकसान एनडीए को हुआ, तुरंत होता है। 2020 में हम अकेले लड़े, उसका नुकसान एनडीए को हुआ।
तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा, ठीक है। मुझे इसमें कहीं कोई आशंका या उस तरह का कोई वो नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन के हर घटक दल के साथ, न सिर्फ हमारे साथ बल्कि एनडीए के हर घटक दल के साथ एक सम्मानजनक समझौता होगा। और जब आंकड़े आएंगे तो मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब लोग इस बात के लिए बेहद आश्वस्त होंगे कि सब कुछ ऑल इज वेल है। सम्मानजनक क्या 10, 15, 20? नहीं, अभी संख्या पे मैं कोई बात अभी करूं इसका कोई मतलब दावे तो होते हैं कि भाई इतने सीटों पे दावेदारी है हमारी। देखिए, हम लोग 2020 में भी चुनाव लड़े, हम लोग 2015 में भी एनडीए के साथ चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि सारे संदर्भों को देख करके, और लोकसभा में हम लोग को 1 सीट मिला, हम लोगों ने वहाँ पे सैक्रिफाइस किया। तो मुझे लगता है कि जो भी सीटें होंगी वो बेहद सम्मानजनक होंगी। छोटा जवाब चाहेंगे। हमने देखा विगत चुनाव, जब 20 का चुनाव अकेले लड़ रहे थे, तो शाहबाद की कई ऐसी सीटें थी जहां पर सेकंड स्थान अकेले था आपका। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। तो लगता नहीं कि उन सीटों पर भी दावेदारी इस बार 25 में है कि भाई हम अकेले इतना ला सकते हैं, तो गठबंधन में तो 100% अच्छी परफॉर्मेंस होगा हमारा? देखिए बिरजू जी, मैं इसका जवाब इस रूप में दूं कि आपके पास 2 मॉडल है। लोकसभा चुनाव में आप हमारे नेता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका तुरंत रिएक्शन, जो कुछ भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन हुआ। लेकिन 2024 में ही एक और तस्वीर आई जब उपचुनाव हुआ और कई ऐसी सीटें, रामगढ़ जो बेहद मुश्किल सीट है, तरारी बेहद मुश्किल सीट, बेलागंज कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये भी कभी जीत सकती है। ये तीनों सीट पे कुशवाहा समाज का, कुशवाहा पार्टी का, आरएलएम का एक प्रभाव था, है और आगे भी रहेगा। और हमारे नेता ने बहुत प्रयास किया, उन इलाकों में लगातार उन्होंने समय दिया और लंबे समय के बाद उन सीटों को जीता। तो भाई 2 मॉडल तो बहुत स्पष्ट है ना कि एक जगह जो प्रस्तुति हुई उसका क्या नुकसान हुआ और एक जगह जब सब लोग रहे तो क्या ऑल इज वेल रहा। पहली बार 4-0 का स्ट्राइक रेट रहा। तो मैं समझता हूँ कि कुशवाहा जी, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी इस गठबंधन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एनडीए इसका पूरा सम्मान करेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए, 25 के चुनाव के लिहाज से चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गलती विगत चुनाव में हुआ, आमतौर पे जैसा माना जा रहा है, वो गलती भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन फिर से न दोहराए, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि भाई कई मॉडल हैं और चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखी हैं कि कुछ गलती हुई जिसका रिएक्शन भी हुआ, वो गलती आगे नहीं होगी। इसका प्रयास जो है जारी है। सम्मानजनक सीटें उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन के अंदर मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।